देखो यार, जैसे कोर्ट में किसी भी केस को जीतने के लिए एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरीके से अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। कोर्ट में कौन कौन से एविडेंसेस चलते हैं? फिंगरप्रिंट चलते हैं, सीसीटीवी फुटेज होती है, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह। ठीक है। अकाउंटिंग में जो एविडेंसेस होते हैं ना, वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होते हैं। एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती हैं, और इसी एविडेंस को ना हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सोर्स डॉक्यूमेंट को समझेंगे। हम समझेंगे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज करके अकाउंटिंग वाउचर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स होते क्या हैं, और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। एक बार नजर मारते हैं, क्विकली देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर नंबर 8, ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। वाउचर्स मतलब अकाउंटिंग वाउचर्स। मेनली दो चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें हम। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट, दूसरा सेक्शन है इसका अकाउंटिंग वाउचर्स। पहले हम समझते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजैक्शन का एविडेंस हो, उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल देके बताओ। तो देखो, मान लो आपके घर वालों ने आपको 1,000 रुपए दिए, बोला बेटा किराने की सामान दुकान पे जा और ये 10 सामान लेके आ जा। ठीक है। किराने वाले ने, आप शॉप वाले ने आपको 10 सामान निकाल के दिए। अपनी गंदी सी राइटिंग में एक पर्ची बनाई जिस पे 10 सामानों की लिस्ट लिखी, उसके सामने उनका वेट लिखा और अमाउंट लिखा, और वो आपको दे दी। तो वो छोटी सी जो पर्ची है ना, वो उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। अब बात ये आती है कि सर एविडेंस की जरूरत क्यों पड़ी, हमें सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? यार, अकाउंटिंग में ना कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ हवा में या बातों से रिकॉर्ड नहीं हो सकता। आप अकाउंटेंट को ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने 10 लाख रुपए का माल बेचा, इसको रिकॉर्ड कर ले। अकाउंटेंट आपसे इस बात का सबूत मांगेगा कि कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा ना कि आपने ये 10 लाख रुपए का माल बेचा है, जिसके बेसिस पे मैं ये ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूं। इसीलिए सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, इन्हीं के बेसिस पे सही से अकाउंटिंग की जा सकती है। और जब आपके अकाउंट्स की ऑडिट होती है ना, देखो ऑडिटर जब आता है ना, तो वो आपके मेनली दो ही चीजें चेक करता है कि जो ट्रांजैक्शन आपने, जो जर्नल एंट्री आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करी है, क्या वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ भी है या नहीं हुआ है, और जो एंट्री आपने रिकॉर्ड करी है क्या वो सही से रिकॉर्ड कर ली है। यही मेन काम होता है ऑडिटर का, और ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बिना वो चेक नहीं कर सकता। इसीलिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सबूत होता है। ये जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इसके बिना अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। अब एक बार इसकी फटाफट से डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स एविडेंस, जिसको हम प्रूफ भी बोल सकते हैं, ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रूफ दे रहा हो, उसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। सर डिटेल्स मतलब बेटा ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ है, कौन सी डेट पे हुआ है, किसके साथ हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, ये सारी डिटेल्स उस सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, और इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। ओके जी, इसको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर सारे अकाउंटिंग को सपोर्ट करने के लिए, रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करने के लिए सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है, इसलिए इसको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। क्यों जरूरत होती है? वाई आर सोर्स डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, ये भी हमने पढ़ लिया। सोर्स डॉक्यूमेंट हमारी मदद करते हैं किस चीज में? वेरीफाई करने में कि एक ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ भी है या नहीं हुआ है। आज से 1 साल बाद भी अगर मुझसे ये पूछेगा कि आपने 10 लाख रुपए की एक एंट्री करी है, इसका सबूत दिखाओ, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट मैं उसको दिखा सकता हूं। ये एविडेंस होगा कि वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ है। ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट हमारी मदद करते हैं टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली। देखो, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, कितना अमाउंट है, किस दिन हुआ है, किसके साथ हुआ है, वो सारी डिटेल्स उस सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं। तो फिर हम उसमें गलती करने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। ठीक है। और फाइनली जो अभी हमने समझा था, ऑडिट और लीगल मैटर्स में भी सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस की तरह काम करते हैं, जो ऑडिटर्स को सेटिस्फाई करने के काम आता है, और लीगल केसेस में हमारा पक्ष रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है जी। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये हमने यहां पे समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। देखो, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, हम यहां पे टोटल 7 सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही सात तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, और भी तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट हम इन पे ही फोकस करने वाले हैं और मोस्ट कॉमनली भी यही यूज होते हैं। पहला है कैश मेमो, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं, बाद में हम इसको एक एक स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में इतना अलग से जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट के पूरे टॉपिक में सिर्फ ये दो ही ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो रटने की कोशिश करते हैं, बट आई कैन गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के टॉपिक में पूरी लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। बाकी ये जो 5 है ना, कैश मेमो से लेकर इन चेक तक, वो बहुत ईजी है, हम क्विकली उनको कंप्लीट कर लेंगे और हो सकता है आपने अपनी अभी तक की लाइफ में ये कहीं ना कहीं यूज भी करे हों, कुछ इसमें से कुछ जरूर आपने यूज करे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कैश मेमो से। कैश मेमो क्या होता है? सर नाम से ही पता लग रहा है कुछ तो कैश का पंगा है इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है, पंगा नहीं है, कैश सेल्स है इसके अंदर। तो एक सेलर यानी बेचने वाला बंदा कैश सेल्स होने पर कैश मेमो इशू करता है। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ए कैश मेमो इज इश्यूड बाय द सेलर यानी बेचने वाला बंदा जब कैश सेल्स होती है और उसी टाइम पे ये कैश मेमो इशू किया जाता है। ठीक है, ये जो है वो डुप्लीकेट में बनाया जाता है। देखो आपने ना कई बार ऐसा देखा होगा, शॉप पे एक बुकलेट होती है शॉपकीपर के पास, उसमें वो डिटेल्स लिखता है सारी, ठीक है, और उस ऊपर वाले पेपर के नीचे एक कार्बन पेपर लगा हुआ होता है, और उससे क्या होता है कि उससे नीचे वाली कॉपी पे जो वो ऊपर लिख रहा है वो छपता जाता है, राइट। ऊपर वाली कॉपी हो जाती है ओरिजिनल कॉपी, नीचे वाली कार्बन कॉपी बोलते हैं, जिसको डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सर डुप्लीकेट में क्यों इशू किया जाता है कैश मेमो? क्योंकि बेटा सेलर के को भी एविडेंस चाहिए, खरीदने वाले को भी एविडेंस चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग तो दोनों को ही करनी है ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ओरिजिनल कॉपी वो फाड़ता है उस बुक में से और परचेजर को दे देता है, वो उसके लिए एविडेंस हो गया। जो कार्बन कॉपी यानी जिसको हम डुप्लीकेट कॉपी बोल सकते हैं, वो अपने पास वो खुद रखता है, क्योंकि उसको भी अपने बुक्स में एविडेंस उसको भी अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है, जिसका एविडेंस उसको उस डुप्लीकेट कॉपी से मिलता है। ठीक है, चलो जी। ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द परचेजर, डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट बाय द सेलर। क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर? एक कैश मेमो नंबर होता है। देखो हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट का अपना एक यूनिक नंबर होता है जो उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। तो एक नंबर होगा, जिस दिन माल बेचा गया है वो ट्रांजैक्शन की डेट होगी, क्या हमने बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, हर एक आइटम का रेट क्या है, उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, और टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सारी चीजें एक कैश मेमो में लिखी होती है। कैश मेमो दिखता कैसा है? देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे हम सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो चाहे हम अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़ रहे हो, दोनों का कोई स्टैंडर्ड या फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, वो ऐसा भी दिख सकता है, इससे मिलता जुलता भी दिख सकता है। यहां पे मैं आपको सिर्फ एक स्पेसिमेन, एक सैंपल दिखा रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर एग्जाम में आपसे कैश मेमो या कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें कैश मेमो में होनी चाहिए। तो आप कोई भी फॉर्मेट बना रहे हो, आपको याद रखना है कि इस फॉर्मेट में ये सारी चीजें आ रही हों। क्लियर है? ठीक है, जैसे इसमें क्या आ रहा है, देखो कैश मेमो है, ये राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स है सेलर जो इशू कर रहा है, उसने अपने नाम से कैश मेमो छपवा रखे हैं। कैश मेमो का नंबर दिया हुआ है 70, जिस दिन सेल्स की है 1 दिसंबर 2026, उसकी डेट आ गई। क्या क्या बेचा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो उसने टेलीविजन, अवन, हेयर ड्रायर बेचे हैं, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, क्या उसकी रेट है, उसका अमाउंट का यहाँ पे टोटल आ जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस की, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, कुछ टूट फूट हो जाती है तो हमारी वारंटी कवर नहीं करेगी, और यहाँ पे स्पेस आ जाता है साइन और स्टैंप के लिए। क्लियर है? ये सारी चीजें जो हमने यहां पे डिस्कस करी वो यहां पे आ जाती हैं। कैश मेमो खत्म, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, आप बस समझ लो कैश मेमो इज फॉर कैश सेल्स। बाकी सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएंगी कि यार एक डॉक्यूमेंट का नंबर होगा, डेट होगी, क्या बेचा है, किस रेट में बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, उसका अमाउंट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, खत्म। ठीक है, बहुत ज्यादा इससे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है इस पे। दूसरा है हमारा इनवॉइस, जिसको हम बिल भी कहते हैं। देखो मिलता जुलता है कैश मेमो से, वो था कैश सेल्स के लिए, इनवॉइस जो होता है वो क्रेडिट सेल्स के लिए इशू किया जाता है। दैट इज द मेन डिफरेंस, उसके अलावा ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में। एन इनवॉइस और बिल
इज इश्यूड बाय द सेलर, वो भी सेलर इशू कर रहा था, ये भी सेलर इशू कर रहा है, फॉर क्रेडिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है, यही डिफरेंस है। इट इज ऑल्सो इशूड एट द टाइम ऑफ सेल्स, ठीक है, जब सेल्स हो रही है हम तभी प्रिपेयर करेंगे, तभी इशू कर देंगे। अगेन ये भी 2 कॉपीज में बनाया जाएगा, सेम रीजन, परचेजर को भी एविडेंस चाहिए तो उसको हम ओरिजिनल कॉपी बना के दे देंगे और डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रख लेंगे। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें इनवॉइस नंबर रहता है, जैसे वहां पे कैश मेमो नंबर था, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, ट्रांजैक्शन की डेट होगी। हाईलाइट करने वाली चीज क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द परचेजर। सर आप कैश मेमो में लिखना भूल गए थे क्या? ये मैं भूला नहीं था बेटा। देखो कैश मेमो में कैश सेल्स हो रही है, हमने माल दिया, हमारे पास उसका पैसा आ गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, हमें यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमने किसको माल बेचा था। और ना ही जब आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना तो उस टाइम पे भी परचेजर का नाम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसके नाम को याद रखने की, रिकॉर्ड करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन क्रेडिट सेल्स के केस में माल हमारे पास से चला गया लेकिन उसका पैसा आना बाकी है, इसीलिए हमें परचेजर का नाम याद रखना जरूरी है ताकि फ्यूचर में हमें यह पता रहे कि इस बंदे से मुझे पैसा लेना है। इसीलिए जनरल एंट्री करते टाइम भी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, जनरल एंट्री करते टाइम भी उसका नाम और पता नोट किया जाता है, नाम नोट किया जाता है उसका, ताकि हमें पता रहे कि इससे पैसा हमें लेना है फ्यूचर में। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस। फिर बाकी डिटेल्स ऑफ जो भी आपने माल बेचा है उसका, क्वांटिटी, कितनी रेट पे बेचा है, अमाउंट पेबल, वहां पे क्या लिखा था हमने, अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि पैसा मिल चुका था। यहां पे है अमाउंट पेबल बाय द परचेजर, कि परचेजर हमें कितना पैसा देगा फ्यूचर में। ठीक है, पेड नहीं है, यहां पे पेबल है क्योंकि मिलेगा पैसा, अभी मिला नहीं है। बाकी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, फॉर्मेट कैसा होता है, सेम होता है कैश मेमो की तरह। इनवॉइस लिखा हुआ है, राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स ने इशू करा है, इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई, सोल्ड टू, ये एक नई चीज है यहाँ पे, राम एंटरप्राइजेस को हमने बेचा है, उधार में माल बेचा है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। बाकी क्या बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, क्या रेट पे बेचा है, अमाउंट, टोटल अमाउंट, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस और साइन और स्टैंप के लिए जगह। दैट्स इट, इनवॉइस और बिल भी खत्म। बड़ा मजेदार है ना, छोटा छोटा टॉपिक है। तीसरा, रिसीट। देखो रिसीट क्या होती है, जब भी मेरे पास, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो आप मुझे कुछ पैसा दे रहे हो, 10,000 रुपए दे रहे हो, मैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट दूंगा ये लिख के कि यस मेरे पास मान लो राहुल से 10,000 रुपए आ गए हैं, इस डेट को आए हैं, या तो कैश आया है या चेक आया है या ऑनलाइन पेमेंट आया है, अपना साइन करके दूंगा ताकि वो एविडेंस की तरह काम करे कि यस मेरे पास 10,000 रुपए आ चुके हैं, और मैं उसकी एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो राहुल को इशू करूंगा कि मैंने 10,000, राहुल के पास ये एविडेंस होगा कि मैंने 10,000 रुपए अनंत को दे दिए हैं। ठीक है, इसे ही रिसीट कहते हैं। बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट है पेमेंट रिसीव होने का। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। रिसीट इज इशूड बाय द रिसीवर, मेरे पास पैसा आया है ना तो मैं दूंगा उसको, आफ्टर रिसीविंग पेमेंट में बनाता हूं इसको, मेरे पास पैसा आ गया, मैं काउंट कर लूंगा, फिर एक रिसीट बनाऊंगा कि मेरे पास इतना पैसा रिसीव हो गया है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल कॉपी में पेयर को दे दूंगा क्योंकि उसको भी अपने उसको एविडेंस की तरह यूज करके अकाउंटिंग एंट्री करनी है, और डुप्लीकेट कॉपी मैं अपने पास रख लूंगा क्योंकि मुझे भी एविडेंस चाहिए और मुझे भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। पेयर और रिसीवर दोनों के लिए ही एक एविडेंस है। और इसमें जनरली क्या क्या चीजें होती हैं, एक रिसीट नंबर हुआ, देखो एक यूनिक नंबर तो हर एक डॉक्यूमेंट पे होता ही होता है, किस दिन पैसा मिला है, किसने दिया है, कितना मिला है, कैश में मिला है, चेक में मिला है, आजकल यूपीआई पेमेंट्स भी होने लग गए हैं, तो तीनों की डिटेल्स, तीनों में से जैसे भी आपको पैसा मिला है उसकी डिटेल आप लिख दोगे। पर्पस क्या है पेमेंट का, कि मुझे रेंट मिला है या मैंने उधार में माल बेचा था उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिला है, ये सारी डिटेल्स एक पर्पस, एक सिंगल लाइन में लिखी जाती हैं। ठीक है, एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो ये रिसीट है, तो राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स ने इशू करी है, क्यों करी है, क्योंकि पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 101, इससे जस्ट पिछले वाले एग्जांपल में जब हम इनवॉइस और बिल डिस्कस कर रहे थे तो राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स ने राम एंटरप्राइजेस को माल बेचा था उधारी में, उसके अगेंस्ट में जितना भी पैसा था उसके अगेंस्ट में हमारे पास 71,500 रुपीज आ गए हैं। तो मैं राम एंटरप्राइजेस को एक एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूं, रिसीट नंबर ये है, डेट ये है, 8 दिसंबर को उसने मुझे पैसा दिया, रिसीव्ड विद थैंक्स, लो जी हमने थैंक यू भी बोल दिया उसको, from Messrs Ram Enterprises, the sum of rupees 71,500 only,
बाय कैश और चेक, देखो ये 6 डिजिट का ना चेक नंबर है, तो यहाँ पे मैंने चेक लिख दिया, उस चेक की डेट लिख दी, कौन से बैंक का चेक है वो लिख दिया, और उसका रीजन लिख दिया यहाँ पे कि पर्पस क्या है उस पेमेंट का, यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए और स्टैंप लगाने के लिए एक जगह छोड़ी गई है। दैट्स इट, रिसीट भी खत्म। छोटे छोटे टॉपिक्स, बड़े मजेदार टॉपिक्स। ओके जी, नेक्स्ट, पे इन स्लिप। देखो मुझे लगता है काफी बच्चों ने ये अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा, अगर आप कभी बैंक में गए हैं तो। हाँ सर देखा तो है। ये क्या होता है, देखो ये पे इन स्लिप होती है। जब भी कोई बंदा बैंक में जाता है, उसको या तो कैश जमा करवाना है अगर, या फिर कोई चेक जमा करवाना है, तो आप सीधा कैश या चेक जो है ना वो वहां पे क्लर्क को या कैशियर को नहीं दे सकते। वो आपको बोलेगा आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो यही फॉर्म है। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक की राइट हैंड साइड वाला लंबा वाला पार्ट, एक छोटा वाला पार्ट। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये है हमारी बैंक कॉपी, जो बैंक अपने पास रिटेन कर लेता है, क्योंकि उसको भी एविडेंस चाहिए कि मेरे पास ये चेक या फिर मेरे पास ये पैसा आ चुका है। ये जो है छोटी वाली, इसको हम कहते हैं काउंटर फॉइल, और ये जो है वो डिपॉजिट करने वाले को दे दी जाती है। यहां पे बैंक अपनी स्टैंप लगाएगा और यहां पे अपने साइन कर देगा, और ये वाली कॉपी डिपॉजिटर यानी डिपॉजिट करने वाले को दे देगा। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट करने वाले को भी एविडेंस चाहिए कि मैंने इतना पैसा या फिर ये वाला चेक बैंक में जमा करवा दिया है। क्या क्या डिटेल्स आती हैं, जिसके भी अकाउंट में पैसा जमा करवाना है उसका यहां पे नाम आता है, यहां पे उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है, डेट आ जाएगा, ब्रांच का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर यहां पे आप डाल दोगे। अगर आप चेक जमा करवा रहे हो तो उस चेक की सारी डिटेल्स यहां पे लिखी जाएंगी, जैसे कि चेक की डेट क्या है, चेक का नंबर क्या है, चेक का अमाउंट क्या है, कौन से बैंक का चेक है, वगैरह वगैरह। अगर आप पैसा जमा करवा रहे हो, कैश जमा करवा रहे हो, देखो ये पुराने डिनोमिनेशन के हिसाब से लिखा गया है। 1000 रुपए का नोट तो अब होता ही नहीं है, 500 का भी नहीं होता, अब 100 200 का होता है, लेकिन ये पुराना फॉर्मेट है। 100 रुपए के कितने नोट जमा करवा रहे हो, 50 रुपए के कितने जमा करवा रहे हो, 20 रुपए के कितने करवा रहे हो, उसके हिसाब से अमाउंट कितना बनता है यहाँ पे टोटल आ जाएगा उसका। ठीक है, ये मेन बड़ी वाली जो कॉपी है बैंक अपने पास रख लेगा। सिमिलर डिटेल्स यहां पे भी आएंगी, और ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है वो डिपॉजिट करने वाले बंदे को दे दिया जाएगा। सिंपल, दोनों के पास एविडेंस हो गया, काम हमारा खत्म सोर्स डॉक्यूमेंट का। पे इन स्लिप इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपॉजिटर, यानी जो डिपॉजिट कर रहा है, बैंक नहीं बनाता, जो डिपॉजिट कर रहा है वो बनाएगा। वाइल डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन द बैंक अकाउंट, इट इज सबमिटेड टू द बैंक अलॉन्ग विद कैश और चेक। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। सर्व्स एज एविडेंस कि हमने इतना पैसा या ये चेक बैंक में जमा करवा दिया है। इट हैज टू पार्ट्स, बैंक कॉपी जो रिटेन कर लेता है बैंक, और अनदर पार्ट जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं काउंटर फॉइल, इट गिवन टू डिपॉजिटर विद बैंक का ठप्पा स्टैंप। ठीक है, जनरली इसमें क्या क्या रहता है, ट्रांजैक्शन की डेट रहेगी, डिपॉजिटर का नाम रहेगा, जिसके अकाउंट में हम पैसा जमा करवा रहे हैं उसका नाम और नंबर रहेगा, और आपने जो भी कैश या चेक जमा करवाया है उसकी डिटेल्स रहेगी, उसका अमाउंट रहेगा। क्लियर है, पे इन स्लिप भी हमारा खत्म हो जाता है। चलो जी, चेक। अरे सर ये तो हमने देखा है, बिल्कुल देखा है सर, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का ये चेक है। देखो किसी को भी हमें अगर पेमेंट करना है ना, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम उसको रोकड़ा दे दें कैश, या फिर हम उसे चेक दे दें अगर हमें बैंक के थ्रू पेमेंट करवाना है। मान लो मुझे मिस्टर राहुल को पेमेंट करना है, मैंने पहले उससे पैसे लिए थे, अब मैं उसको वापस लौटा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा पे राहुल। ठीक है, राहुल का मैंने यहां नाम लिख दिया, मान लो राहुल यादव लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है जी, राहुल यादव को पेमेंट करना है, मान लो 10,000 रुपीज का पेमेंट करना है, तो 10,000 ओनली मैं यहां पे वर्ड्स में लिख दूंगा, यहां पे फिगर्स में लिख दूंगा। मान लो मैं बोल रहा हूं कि 31 दिसंबर 2026 को इसका पेमेंट करना है। अकाउंट नंबर यहां पे जो पे कर रहा है यानी मैं, मेरा अकाउंट नंबर यहां पे आएगा, और यहां पे मैं अपने साइन कर दूंगा। देखो ये जनरली ये चीज ना छपी हुई रहती है, स्टेट बैंक का नाम भी छपा हुआ रहता है, उसकी ब्रांच भी छपी हुई रहती है, अकाउंट नंबर छपा हुआ रहता है, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ रहता है। क्योंकि जब भी आप खाता खोलते हो ना किसी भी बैंक में, बैंक उसके साथ आपको एक चेक बुक देता है, उसके अंदर 5 10 15 20 50 चेक, ऐसे चेक्स हो सकते हैं। आपको जब भी पेमेंट करना होगा आप सारी डिटेल्स भरेंगे और उस बंदे को दे देंगे। और ये जो 6 डिजिट है ना, जो हमने पढ़ा था रिसीट में भी, ये 6 डिजिट 002860, ये चेक का यूनिक नंबर होता है। पर सर चेक होता क्या है? देखो चेक ना एक ऑर्डर होता है। मेरा खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मेरे पास ये चेक है, मैंने लिखा इस चेक को, मैंने बनाया, तो मैं ड्रॉर हूं उस चेक का। मैंने बोला अपने बैंक को
कि ये लो चेक जो मैं राहुल को दे रहा हूं, राहुल बैंक में लेके जाएगा और वो एक ऑर्डर है मेरी तरफ से मेरे बैंक को कि आप मिस्टर राहुल को 10,000 रुपए 31 दिसंबर या उसके बाद पे कर दो। एक इंस्ट्रक्शन है ये बैंक को, ठीक है, इसे ही चेक कहते हैं। चलो एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। ए चेक इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर गिवन बाय द अकाउंट होल्डर। इस केस में मैं था, अकाउंट मेरा था एसबीआई बैंक में, मैंने चेक लिखा था टू द बैंक। तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था बैंक को, मैंने एक ऑर्डर दिया था बैंक को। किस चीज का ऑर्डर था? टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट, 10,000 रुपए जो वहां पे लिखा गया था, टू ए पर्सन यानी कि मिस्टर राहुल यादव ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट। अब जो मैंने 31 दिसंबर 2026 लिखा था ना, उससे पहले उस चेक का पेमेंट नहीं हो सकता। या तो 31 दिसंबर को होगा या उसके बाद होगा, यानी कि ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट। ठीक है, ये एविडेंस है कि पेमेंट किया जा चुका है बैंक के थ्रू। इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं? एक चेक नंबर जो हमने डिस्कस किया 6 डिजिट का, डेट जो हमने ऊपर डाली थी, नेम ऑफ द पेई मिस्टर राहुल, अमाउंट 10,000, सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर, ड्रॉर यानी जो ड्रॉ कर रहा है चेक को, लिख रहा है, इस केस में मैं था। ठीक है, बैंक का नाम और ब्रांच, अकाउंट नंबर, ये सब छपा हुआ रहता है उसके अंदर। क्लियर है? ओके जी। और इसी के साथ हमारे सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 सोर्स डॉक्यूमेंट खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो सोर्स डॉक्यूमेंट में ना सिर्फ ये दो ही ऐसे जो अब आने वाले हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, यही ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन ध्यान से समझना, रटना मत, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पूरी लाइफ आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। स्टार्ट करते हैं डेबिट नोट की एक्सप्लेनेशन से। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन पे सीधा नहीं लेके जाऊंगा। और एग्जाम्पल पे जाने से पहले सिर्फ एक सिंगल लाइन समझ लो, जब भी हमें किसी पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना होता है, उसके लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं। बस ये लाइन याद रखना, ठीक है। अब मैं पहले एग्जाम्पल पे जाता हूं। देखो पहला एग्जाम्पल है हमारा, बिजनेस ए लेता हूं मैं, बिजनेस ए, दूसरा है बिजनेस बी। बिजनेस ए ने बिजनेस बी से कुछ माल खरीदा है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्रेडिट परचेज। ठीक है, हम अकाउंटेंट जो है ना, हम बिजनेस ए के अकाउंटेंट हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बिजनेस ए की बुक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिजनेस ए की बुक्स में बिजनेस बी जो है ना, वो क्रेडिटर बन जाएगा। सर क्रेडिटर क्यों? क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको हमें कुछ पैसा देना है फ्यूचर में। ठीक है, आपने उधारी में माल खरीद लिया, माल आपके पास आ गया, पैसा देना अभी बाकी है जो आप फ्यूचर में दोगे, ऐसे पर्सन को क्रेडिटर कहा जाता है जिसको आपको पैसा देना है। ठीक है, तो बिजनेस बी बुक्स में, बिजनेस ए की बुक्स में बिजनेस बी जो है वो क्रेडिटर्स की तरह खड़े हो गए हैं। क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। देखो अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है ना कि क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, वैसे हम थोड़ा सा इसको पढ़ चुके हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ते टाइम, पर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बस एक बार के लिए इसको याद रख लो। नेक्स्ट चैप्टर में हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्यों है, डेबिट क्यों है, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इस चैप्टर के लिए आप बस याद रख लो कि क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। मान लो आपने 20,000 रुपए का माल खरीदा था, तो बिजनेस ए की बुक्स में बिजनेस बी एज क्रेडिटर्स हैं और उसका बैलेंस क्रेडिट में होता है, 20,000 रुपए का अमाउंट है। लेकिन कुछ दिनों के बाद बिजनेस ए ने उस 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए का माल वापस कर दिया, जो कि हुआ परचेज रिटर्न। आपने माल खरीदा था, उस खरीदे हुए माल में से कुछ माल आपने वापस कर दिया, 2,000 रुपए का मान लो वापस कर दिया। अब मेरा पॉइंट यह है कि पहले हमें 20,000 रुपए देने थे बिजनेस बी को, अब हमें कितने देने हैं? सिर्फ 18,000, क्योंकि 2,000 रुपए का तो माल ही हमने वापस कर दिया, तो आप पूरा पैसा थोड़ी दोगे। अब आपको 18,000 रुपए देना है। पॉइंट इज, आपको 20,000 रुपए के क्रेडिट बैलेंस को 18,000 रुपए के क्रेडिट बैलेंस पे लेके आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर क्रेडिट बैलेंस है, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट करने के लिए हम एक डेबिट नोट इशू करेंगे। सिंपल सी बात है यार, अगर आपके बुक्स में कोई अमाउंट प्लस में है, आप उसको कम करना चाहते हो तो माइनस ही तो करोगे ना। अगर ऑलरेडी कोई बैलेंस क्रेडिट में खड़ा है तो आप कम करने के लिए डेबिट नोट इशू करोगे, अपोजिट साइन वाला इशू करोगे, राइट। तो आप यहां पे एक डेबिट नोट इशू कर दोगे टू बिजनेस बी। कितने का? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए यहां से माइनस हो जाएंगे।
ठीक है। तो अब जो अमाउंट बचेगा वो 18,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस बचेगा, जो आपको आप फाइनली पे करना है बिजनेस बी को। समझ में आती है? तो इसमें हमने यहां पे क्या किया, हमने बिजनेस बी के अकाउंट को डेबिट किया है 2,000 रुपए से। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी इससे। दूसरे एग्जांपल में हम क्या ले रहे हैं, हम वापस से बिजनेस ए और बिजनेस सी का एग्जांपल ले रहे हैं। बिजनेस ए और बिजनेस सी। पहले वाले में बिजनेस ए ने माल खरीदा था, अब हम बेच रहे हैं। बिजनेस ए ने बिजनेस सी को माल बेचा, क्रेडिट में माल बेचा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि बिजनेस ए की बुक्स में बिजनेस सी क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि बिजनेस सी क्या होगा। हमने उधारी में माल बेचा है जिसका पैसा हमें मिलना बाकी है। ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जिससे हमें पैसा मिलना बाकी है, उसको हम डेटर्स कहते हैं। तो बिजनेस सी जो है वो बुक्स में बन जाएंगे डेटर्स, और डेटर्स का बैलेंस होता है डेबिट। अगेन समझ में आया क्यों होता है तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम। डेबिट बैलेंस है, मान लो 50,000 रुपए का हमने माल बेचा बिजनेस सी को। बेचने के बाद हमें एहसास हुआ कि यार हमने माल तो भेज दिया था 55,000 रुपए का, लेकिन बिल हमने बनाया है सिर्फ 50,000 रुपए का, यानी 5,000 रुपए का हमने इनवॉइस कम भेजा है, उसको डेबिट कम किया है। तो हमें डेबिट को और बढ़ाना है, 50,000 को 55,000 लेके जाना है, यानी कि एक प्लस की चीज है, उसको आपको और बढ़ाना है, तो प्लस ही तो करोगे ना। सेम साइन वाला आ गया यहां पे, डेबिट ऑलरेडी है, आपको एक 5,000 रुपए का डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5,000 रुपए जब आप डेबिट नोट इशू कर दोगे तो ऑलरेडी डेबिट जो 50,000 का बैलेंस था वो बढ़ के हो जाएगा 55,000 रुपए, ठीक है। ये है डेबिट। इतना पैसा अब आपको मिलने वाला है बिजनेस सी से। 50,000 नहीं मिलेगा, 55,000 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने माल ज्यादा का भेज दिया था, इनवॉइस पहले कम का भेजा था, आपको उसको बढ़ाना था, आपने डेबिट नोट इशू करा 5,000 रुपए का। अब जो आपके बुक्स में बैलेंस है बिजनेस सी का वो 50,000 से बढ़कर 55,000 हो चुका है, ठीक है। तो जब भी समरी में, जब भी हमें किसी पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना होता है अपनी बुक्स में, हम उसके लिए डेबिट नोट इशू करते हैं। रटने वाली बात नहीं है, समझना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है। अब एक बार इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेबिट नोट इज इश्यू टू डेबिट द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है जी, वही समझाया हमने। इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। देखो डुप्लीकेट में इसको भी क्यों बनाया जाता है, या जिस पर्सन के बैलेंस के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो अपनी बुक्स में, उसको बताओगे तो सही ना। आप बिजनेस बी को ये बताओगे कि 20,000 रुपए से हमने आपका बैलेंस कम कर दिया है, कितना, 18,000 रुपए, सॉरी, हाँ। पहले एग्जांपल में क्या था, 20,000 रुपए से आपका बैलेंस हमने कम करके 18,000 रुपए कर दिया अपनी बुक्स में, तो बिजनेस बी को ये बताना पड़ेगा। उसी तरीके से बिजनेस सी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपका बैलेंस जो पहले सिर्फ 50,000 रुपए आ रहा था उसको बढ़ा के हमने 55,000 रुपए कर दिया है, तो ये बिजनेस सी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए जो ओरिजिनल कॉपी होती है हम उस बंदे को, उस पर्सन को भेज देते हैं जिसका अकाउंट हमने अपनी बुक्स में डेबिट किया है, और जो दूसरा यानी कि डुप्लीकेट कॉपी जो है उसको हम अपने पास रख लेते हैं। जनरली इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, डेबिट नोट नंबर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। डेट होती है, किस दिन हमने डेबिट नोट इशू किया है, किस पार्टी के लिए किया है, क्या रीजन है डेबिट नोट को इशू करने का, और डेबिट नोट का अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें होंगी। डेबिट नोट जनरली कब इशू किया जाता है, देखो ये रटने वाली बात नहीं है, इन दोनों ही केसेस के एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। मैंने बस आपको रिवाइज करवाने के लिए यहां पे लिखा है कि परचेजर कब इशू करता है, परचेज रिटर्न के केस में, क्योंकि क्रेडिटर के क्रेडिट बैलेंस को हमें कम करना है, इसलिए डेबिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। जब सेलर कब इशू करेगा, जब उसको कस्टमर इनवॉइस के अमाउंट को बढ़ाना है, 50,000 को 55,000 करना था तो उसने 5,000 रुपए का डेबिट नोट इशू किया था, ठीक है। When the amount of customer invoice needs to be increased, ये कब किया जाता है, जब कोई इनवॉइस हमने अंडर चार्ज करके भेज दिया हो, 55,000 का माल भेजा लेकिन 50,000 रुपए ही हमने चार्ज किए, तो वो अंडर चार्ज इनवॉइस हो गया। या फिर हमें कोई और एडिशनल चार्ज उससे रिकवर करना था, उसके लिए भी हम डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये समझ में आ गया, चलो इससे पहले इसका एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं। सिमिलर सा ही है इनवॉइस वगैरह के जैसे। डेबिट नोट है, राम एंटरप्राइजेस ने इशू किया है राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। तो एक डेबिट नोट नंबर आ गया, डेट आ गई,
पार्टी का नाम आ गया। क्यों इशू किया गया है? फॉलोइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय अस, यानी राम एंटरप्राइजेस ने टू यू यानी राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स को ये सारे माल रिटर्न कर दिए और डेबिट नोट इशू कर दिया। ठीक है, इसमें लिख दिया कि आपने हमें एक इनवॉइस नंबर 101 के थ्रू कुछ माल बेचा था, उस माल में से हम इतना इतना माल आपको वापस कर रहे हैं। टेलीविजन, माइक्रोवेव, हेयर ड्रायर, इतनी क्वांटिटी वापस कर दी इतने अमाउंट के साथ, टोटल अमाउंट 43,000, और यहां पे साइन हो जाएंगे राम एंटरप्राइजेस के। ये ओरिजिनल कॉपी चली जाएगी राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स को और डुप्लीकेट कॉपी राम एंटरप्राइजेस अपने पास रख लेगा। दोनों के पास एविडेंस हो गया। डेबिट नोट क्लियर? देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो ना, तो क्रेडिट नोट के साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिमिलर चीज हम क्रेडिट नोट के लिए समझेंगे। अगेन, ये जस्ट अपोजिट है डेबिट नोट का। डेबिट नोट हम कब इशू करते थे? जब हमें किसी भी पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना होता था। क्रेडिट नोट हम कब इशू करेंगे? जब हमें किसी पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एग्जांपल लेते हैं, सेम बिजनेस ए और बिजनेस बी का एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज बिजनेस ए और दूसरा बिजनेस है बिजनेस बी। ठीक है, बिजनेस ए ने बिजनेस बी को क्रेडिट में सेल किया। अगेन वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि बिजनेस ए की बुक्स में बिजनेस बी क्या बनेगा। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझा था हमने, अगर आपको याद हो तो, लेकिन धीरे धीरे हम हर चैप्टर में इस चीज को यूज करते जाएंगे। तो देखो, हमने क्रेडिट में सेल करी है माल, आज हमने बिजनेस बी को भेज दिया, पैसा आना बाकी है। ऐसा कोई भी पर्सन जिससे हमें पैसा मिलने वाला है उसको हम डेटर्स कहते हैं। तो बिजनेस बी जो है वो बिजनेस ए की बुक्स में डेटर्स बन जाएंगे, यानी जिससे हमें पैसा मिलने वाला है, और डेटर का बैलेंस होता है डेबिट। अभी के लिए याद कर लो। ठीक है, मान लो हमने 30,000 रुपीज का माल बेचा। अब देखो, डेबिट बैलेंस है, हमें क्रेडिट नोट इशू करना है। ठीक है, मान लो हमें ये इनवॉइस 30,000 रुपीज का इनवॉइस इशू करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार हमने माल तो सिर्फ 27,000 रुपए का भेजा है, लेकिन इनवॉइस हमने 30,000 रुपए का क्रिएट कर लिया। यानी कि हमने बिजनेस बी को 3,000 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया है। तो अब हमें 30,000 रुपए के अमाउंट को 27,000 पे लेके आना है। अगेन मैं वापस वही तरीका बता रहा हूं, आपके पास कोई बैलेंस प्लस में है, 30,000 रुपए डेबिट है, उसको कम करना है तो आप माइनस करोगे, अपोजिट साइन लेके आओगे। इसके लिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट नोट आप 3,000 रुपए का यहां लिख दोगे, 27,000 रुपए का अब आपकी बुक्स में, यानी बिजनेस ए की बुक्स में बिजनेस बी का जो बैलेंस है वो अब 27,000 रुपए बचता है डेबिट में, क्योंकि 30,000 के डेबिट में से 3,000 रुपए आपने क्रेडिट कर दिए। बचा कितना? 27,000 रुपए। आपको अब 27,000 रुपए मिलेंगे बिजनेस बी से, क्योंकि उतने का ही माल आपने भेजा था। ठीक है, पहला एग्जांपल, आई होप ये क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, ठीक है जी, बिजनेस ए, बिजनेस सी। पहले में हमने क्रेडिट सेल का एग्जांपल लिया था, अब हम क्रेडिट परचेज का एग्जांपल लेते हैं। क्रेडिट परचेज, बिजनेस ए ने बिजनेस सी से कुछ माल खरीदा है। अगेन वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि बिजनेस ए की बुक्स में बिजनेस सी क्या होगा। सर, हमने माल खरीदा है, माल हमारे पास आ गया है, पैसा जाना बाकी है, हमें बिजनेस सी को पैसा देना है। इसका मतलब बिजनेस सी हमारी बुक्स में क्रेडिटर्स बन जाएंगे। ठीक है जी, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, मान लो 50,000 रुपए का अमाउंट था। ठीक है, लेकिन खरीदने के बाद जब हमारे पास माल आया तो हमें यह रियलाइज हुआ कि यार माल तो उसने 55,000 रुपए का भेज दिया, और हम हैं ईमानदार आदमी। देखो, बिजनेस ना ईमानदारी पे चलता है, धोखाधड़ी पे नहीं चलता है। हमें पता चला कि हमारे पास माल ज्यादा आ गया है, लेकिन उसने गलती से 50,000 रुपए का ही इनवॉइस रेज किया है, हमारे पास माल आ गया 55,000 रुपए का। ठीक है, तो हमें इस क्रेडिट को बढ़ाना है, इस क्रेडिट के बैलेंस को बढ़ाना है, प्लस के अमाउंट को बढ़ाना है, तो हम और प्लस करेंगे ना, इसलिए हम यहां पे क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। कितने का करेंगे? 5,000 रुपए, जितने अमाउंट का हमें बैलेंस बढ़ाना है। अब 55,000 हो गया है बिजनेस सी का बैलेंस क्रेडिट में, यानी अब आपको बिजनेस सी को 50,000 रुपए नहीं देने, 55,000 रुपए देने हैं। क्लियर है? सिंपल डेबिट नोट,
इशू डेबिट करने के लिए किसी पर्सन के अकाउंट को, क्रेडिट नोट किसी पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए। सिंपल, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। ये दो एग्जांपल आपको अच्छे से समझाने के लिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के अलावा किसी और केस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू नहीं किए जा सकते, ठीक है। बट ये दोनों एग्जांपल से आपसे क्लियर हो जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। अभी इसको हम एक बार डेफिनेशन वाली स्लाइड से और समझ लेते हैं। क्रेडिट नोट इज इशूड टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन। इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। सेम चीज है यार, जिसके अकाउंट से छेड़खानी कर रहे हो आप, उसको तो इन्फॉर्म करोगे ना। तो ओरिजिनल कॉपी हम उस पर्सन को भेज देंगे जिसके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, और डुप्लीकेट कॉपी जिसने इशू किया है वो अपने पास रख लेगा। जनरली इसके अंदर वही सारी चीजें होती हैं जो डेबिट नोट में थी। क्रेडिट नोट नंबर होगा, डेट जिस दिन हमने इशू किया है, कौन सी पार्टी के लिए क्रेडिट नोट इशू हुआ है, क्यों इशू किया गया है, कितने अमाउंट के लिए इशू किया गया है, ठीक है। और कब, जनरली कब इशू होता है, सेलर कब इशू करेगा, जब अमाउंट ऑफ कस्टमर इनवॉइस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। कस्टमर यानी डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, उसको कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। कब किया जाता है, जब मान लो हमने जो इनवॉइस भेजा था वो ज्यादा अमाउंट के लिए भेज दिया, हमने 30,000 रुपए का अमाउंट का इनवॉइस भेज दिया था, जबकि माल भेजा सिर्फ 27,000 रुपए का, तो वो 3,000 रुपए का ओवरचार्ज इनवॉइस था, जिसको कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया गया। या फिर हमें मान लो कस्टमर को कोई डिस्काउंट पास ऑन करना है, कोई रिबेट पास ऑन करनी है, तो उसके लिए भी कस्टमर के बैलेंस को कम करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस को कम करना पड़ेगा, उसके लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, ठीक है। परचेजर कब इशू कर सकता है, जब हमें यह पता लगता है व्हेन द अमाउंट पेबल टू द सेलर नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। 50,000 से 55,000 करना था क्योंकि माल हमारे पास ज्यादा आ गया था, उस केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। इशूड इन केस ऑफ अंडर चार्ज इनवॉइस। 55,000 का माल आ गया, 50,000 रुपए का ही इनवॉइस आया है, बस अंडर चार्ज इनवॉइस हो गया बाई 5,000 रुपीज, उसके लिए ही हम एक क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। क्रेडिट नोट है, राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स ने इशू किया है। किसको इशू किया है, राम एंटरप्राइजेस को। ये हो गया क्रेडिट नोट का नंबर, ये हो गया जिस दिन इशू किया गया है। वी फाइंड दैट वी हैव चार्ज्ड यू मोर। हमने आपको जो इनवॉइस रेज किया था उसमें माल कम गया गलती से और इनवॉइस ज्यादा का रेज हो गया, इसीलिए हम वी आर देयरफॉर इश्यूइंग दिस क्रेडिट नोट टू करेक्ट द सेम। जितना भी माल उसने भेजा था उसमें से इतने इतने अमाउंट का उसने एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया। टोटल अमाउंट इज 23,000। साइन करने के लिए एक अलग से स्पेस छोड़ा गया है। क्रेडिट नोट खत्म, सोर्स डॉक्यूमेंट्स खत्म। हमने टोटल 7 पढ़ लिए हैं। ज्यादा फोकस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे करने की जरूरत है। अगर आपको 50-60% भी समझ में आ गया है तो अपने लिए ताली बजा सकते हो। पूरा समझने के लिए दोबारा से इस वीडियो को देख लेना और थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमारा टाइम है अपने चैप्टर के दूसरे सेक्शन पे जाने का, जिसका नाम है अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है जी। अकाउंटिंग वाउचर से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या होता है अकाउंटिंग में। हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो हमने पढ़ लिया है कि भाई जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है ना, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, एक एविडेंस क्रिएट होता है, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डिंग के बीच में अकाउंटिंग वाउचर एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक गैप को फिल करता है। क्यों? क्योंकि बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट में ना एक ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, लेकिन उसमें हमें यह नहीं पता होता कि हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि ये जो काम होता है वो अकाउंटिंग वाउचर्स का होता है, ठीक है। चलो एक बार अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होता है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एन अकाउंटिंग वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। पहली चीज तो ये हुई, सर इंटरनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, समझेंगे। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज ये हो गई कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनता है। टू स्पेसिफाई द अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये काम होता है अकाउंटिंग वाउचर का। ये तीसरी चीज हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं उसको यार, ठीक है। जब हमारे पास एक कैश सेल्स हुई, कैश सेल हुई, पहले तो वीडियो को पॉज करो और ये याद करो कि कैश सेल्स के लिए हमने कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा था, कैश मेमो पढ़ा था सर, ठीक है जी। तो जब भी कैश सेल होगी एक कैश मेमो इशू किया जाएगा जो कि हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर होगा और वो क्या बताएगा, इट स्पेसिफाइज कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये याद है, कुछ हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, अगर नहीं पढ़ा है तो वापस एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
कैश अकाउंट रियल अकाउंट का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस की एसेट होती है, एसेट जो है वो रियल अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। इस केस में जब कैश में माल बिका है तो आपके पास कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर। जब कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। और सेल्स अकाउंट जो है वो बिजनेस की इनकम है, और इनकम गेन्स कौन से अकाउंट में कवर होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में कवर होते हैं। उसका गोल्डन रूल क्या है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसीलिए सेल्स अकाउंट को यहां पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। हम एक बार और अच्छे से डिटेल में उसको अपने जर्नल वाले चैप्टर में समझने वाले हैं, नॉट टू वरी। ठीक है, तो देखो सोर्स डॉक्यूमेंट ने ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स दी हमें कि क्या खरीदा, क्या क्या बिका है, किस दिन बिका है और कितने अमाउंट का बिका है। और अकाउंटिंग वाउचर हमें बता रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये काम है अकाउंटिंग वाउचर का। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ अकाउंटिंग वाउचर मिलेगा और फिर इन दोनों के बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री या जर्नल एंट्री की जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलो जी, अब एक बार समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और अकाउंटिंग वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाया जाता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, ये प्रूव करता है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ। हुआ है तभी हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है। और ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए थर्ड वाला पॉइंट, मे बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स और इश्यूड टू आउटसाइडर्स। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट में ना कोई एक्सटर्नल पार्टी इंवॉल्व होती है। अगर आप माल बेच रहे हो तो आप कैश मेमो या इनवॉइस इशू करोगे, जिसमें आप परचेजर को वो कैश मेमो या इनवॉइस इशू करोगे। ठीक है, वो दूसरी ओरिजिनल कॉपी आप जो है परचेजर को दोगे। आपके पास कोई पैसा आ रहा है तो आप रिसीट जो है वो पेयर को दोगे। ठीक है, इसलिए कोई एक्सटर्नल पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर जो है ना वो कंप्लीटली इंटरनल डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये ना सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, हमें अब बस ये पता करना है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, उसीलिए अकाउंटिंग वाउचर बनाया जाता है। इसमें एक्सटर्नल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे, इनवॉइस, कैश मेमो, कैश रिसीट एक्सेट्रा। इसके जो है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स किस किस तरीके के होते हैं। बट इसमें जो एग्जाम्पल है वो है कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके जी। समरी में सोर्स डॉक्यूमेंट ओनली प्रूव्स दैट द ट्रांजैक्शन एक्चुअली हैपेंड, और अकाउंटिंग वाउचर हमें यह बताता है कि हाउ द अकाउंटिंग विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच शुड बी क्रेडिटेड, मतलब हाउ द अकाउंटिंग शुड बी डन। ये जो काम है वो अकाउंटिंग वाउचर का है। परफेक्ट। अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स किस किस तरीके के होते हैं। देखो ये स्लाइड जो है वैसे वो आपके रिवीजन के लिए है, बट इसमें 3 मेन वाउचर्स के नाम लिखे हैं। पहला है कैश वाउचर, दूसरा नॉन कैश वाउचर जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, और तीसरा है कंपाउंड वाउचर। पहले हम डिटेल में एक एक स्लाइड में इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, बाद में आप रिवाइज करने के लिए जब इस पूरे नोट्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको यूज करके इस स्लाइड से ही पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी समझते हैं कैश वाउचर क्या होता है। अगेन यार ये कैश वाउचर आ गया सर, कुछ ना कुछ तो कैश से पंगा होने वाला है ना। बिल्कुल सही है, कैश से पंगा नहीं होने वाला। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश आ रहा है या जा रहा है, या बैंक के थ्रू कोई पेमेंट हो रही है या बैंक के थ्रू कोई पेमेंट आ रहा है, उस केस में कैश वाउचर इशू किया जाता है। ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहा है। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश, बैंक और बोथ। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश, बैंक या दोनों मिला के यूज हो रहे हों, आदान प्रदान हो रहा हो कैश या बैंक के बैलेंस का, उसके लिए हम कैश वाउचर्स को इशू करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सोर्स डॉक्यूमेंट। आई वुड से जनरली it is generally prepared on the basis of a source document, form the basis of recording cash transactions in the books of accounts। इसी कैश वाउचर के बेसिस पे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ओके। इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं सर? एक कैश वाउचर का नंबर होगा, उसमें उसके बाद एक डेट होगी जिस दिन कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। देखो इसमें से हमने एक और लगाया है, मैंने एंड नहीं लगाया। कौन सा अकाउंट डेबिट होना है या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है ये लिखा जाता है। इसको हम समझेंगे क्यों लिखा है मैंने ऐसा।
नरेशन एक सिंगल लाइन की डिटेल होती है उस ट्रांजैक्शन के लिए कि हमने माल बेचा था, उसका पैसा आ गया, माल खरीदा था, उसका पैसा चला गया, स्टेशनरी खरीदी थी, उसका पैसा हमने दे दिया। तो एक सिंगल लाइन में एक छोटी सी डिटेल लिख दी जाती है एक ट्रांजैक्शन की। अमाउंट कितना आया है या गया है, यहां पे भी हमने और वर्ड का यूज किया है। मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है कैश में आया या फिर चेक मिला हो आपको, या फिर यूपीआई वगैरह के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट हुआ हो। सोर्स डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, देखो जब भी कोई वाउचर किसी सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज करके बना है तो उसके अंदर हम वहां पे उसका रेफरेंस लिखते हैं ताकि एक दूसरे को अच्छे से लिंक किया जा सके। जो वाउचर बना रहा है उसके साइन होंगे, और जो वाउचर को वेरीफाई कर रहा है या ऑथोराइज कर रहा है उसके साइन होंगे। जैसे प्रिपेयर किया जूनियर अकाउंटेंट ने, ऑथोराइज किया सीनियर अकाउंटेंट ने, या प्रिपेयर किया अकाउंटेंट ने, ऑथोराइज किया कंपनी के मालिक ने, बिजनेस के मालिक ने। तो ये दो जनों के इसमें सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। देखो कैश वाउचर्स ना दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। इसको आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से कंफ्यूज मत करना, वहां पे सोर्स डॉक्यूमेंट में नोट वर्ड का यूज होगा, वाउचर्स में वाउचर वर्ड का यूज होगा। ठीक है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। अब ये किस किस केस में डेबिट वाउचर इशू होगा, किस किस केस में क्रेडिट वाउचर इशू होगा, मेन जो चीज है ना समझने की वो यही है। सोर्स डॉक्यूमेंट में भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में, और वाउचर्स में भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं बच्चे डेबिट कैश वाउचर और क्रेडिट कैश वाउचर में। बट अगेन थोड़ा ध्यान से समझना, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डेबिट कैश वाउचर, इसको हम ये कब इशू किया जाता है, ये कब प्रिपेयर किया जाता है, जब कोई पेमेंट हो रहा होता है। डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश और बैंक पेमेंट इज मेड। ठीक है जी। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सेम बात कर रहा है, जब भी बिजनेस से कैश जाएगा या बैंक के थ्रू पेमेंट होगा तब हम एक कैश डेबिट वाउचर बनाएंगे, जिसको डेबिट वाउचर कहते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल्स, माल खरीदा कैश में तो कैश गया, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो भी कैश गया, पेमेंट ऑफ सैलरी करी किसी एम्प्लॉय को तो भी कैश गया, तो हम डेबिट वाउचर बनाएंगे, रेंट का पेमेंट कर दिया तो भी कैश गया, तो भी हम डेबिट वाउचर बनाएंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने के लिए, मुझे लगता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आना भी चाहिए। सर अभी अभी आपने बताया कि कैश वाउचर जो है ना, सॉरी कैश जो है ना वो एसेट होती है बिजनेस की, और एसेट जो है वो रियल अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और रियल अकाउंट में हम डेबिट तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज आ रही होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन यहां पे तो आप डेबिट वाउचर तब क्रिएट कर रहे हो जब हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो क्या ये उल्टा नहीं है बेटा? अगर ये डाउट आया है ना आपके दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो ये डाउट मैं डाल रहा हूं आपके दिमाग में, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो बेटा यहां पे ना आपका डाउट बिल्कुल सही है, बट इसको अब हम इसके फॉर्मेट से समझते हैं। डेबिट वाउचर कैश के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जा रहा, दोनों में डिफरेंस है। ये डेबिट वाउचर जो है ना, इसमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करना। इसमें हमने लिखा है यहां पे कि आप कौन से अकाउंट को डेबिट करो, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करो। ठीक है, यह बात बहुत जरूरी है यहां पे समझने के लिए कि डेबिट वाउचर जब बन रहा है तो वो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रहा, कैश के लिए जरूर बन रहा है, लेकिन उसमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है वो यहां पे लिखा जाता है, वो यहां पे अलग से हमने दे रखा है, डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं इस डेबिट वाउचर के बेसिस पे एंट्री डालूंगा ना अपनी बुक्स में, तो क्या डालूंगा, स्टेशनरी डेबिट, और कैश को मैं करूंगा क्रेडिट। मैंने फिर बोला था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए बन तो रहा है, लेकिन डेबिट जो हो रहा है वो कैश अकाउंट नहीं हो रहा। डेबिट कौन सा अकाउंट करना है वो यहां पे स्पेसिफिकली लिखा गया है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज है। सिंपल ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं इसको याद रखने की, डेबिट वाउचर में कैश क्रेडिट होगा, जस्ट अपोजिट करना है आपको, डेबिट वाउचर में कैश क्रेडिट होगा। अभी हम क्रेडिट वाउचर पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर कैश डेबिट होगा। ठीक है, और यहां पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आपको डेबिट कौन सा अकाउंट करना है।
बाकी सारी डिटेल्स नॉर्मल है। राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये अकाउंटिंग वाउचर है, डेबिट कैश वाउचर है, जिसमें यहाँ पे उसका नंबर आ गया, डेट आ गई, अमाउंट आ गया, एक छोटी सी नरेशन आ गई डिटेल कि हमने ये अमाउंट स्टेशनरी को खरीदने के लिए परचेज किया है, उसके लिए जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट यूज हुआ था उसका यहाँ पे रेफरेंस आ गया, अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो गए, मैनेजर के सिग्नेचर हो गए, टोटल अमाउंट आ गया, दैट्स इट। कैश वाउचर्स में डेबिट वाउचर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी जब हम क्रेडिट वाउचर को पढ़ेंगे। क्रेडिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाता है? जब हमारे पास कैश आया है, रिसीट हुआ है, ठीक है। प्रिपेयर्ड व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड। रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश कमिंग इनटू द बिजनेस। जब भी बिजनेस में कैश आएगा तब हम एक क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। एग्जांपल्स, सेल्स करी, उसके लिए कैश बिजनेस में आ गया तो हम क्रेडिट वाउचर बना देंगे। कैपिटल जब आई बिजनेस में तो भी कैश बिजनेस में आया, उसके लिए भी हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। हमें डेटर से पैसा मिल गया, इसके लिए भी हम एक क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन वही आता है, वही डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट बॉस ये पे कैश के लिए बन तो रहा है, लेकिन इसमें क्रेडिट कौन सा हो रहा है वो अकाउंट हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है। ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहां पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। और तो अब अगर एक सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया तो बाकी बचा हुआ कौन सा अकाउंट है? कैश। कैश तो इन्वॉल्व हो ही रहा है ना इसके अंदर, क्योंकि तभी तो हम कैश वाउचर बना रहे हैं। कैश को हम डेबिट कर देंगे। मैंने क्या बताया था? डेबिट वाउचर बनाते टाइम कैश क्रेडिट होगा और क्रेडिट वाउचर बनाते टाइम कैश डेबिट होगा। बस ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, अपोजिट साइन अप्लाई करना है यहां पे, ठीक है। बाकी सिंपल, और भी सिंपल ट्रिक ये चीज है कि क्रेडिट वाउचर में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा यहां पे स्पेसिफिकली लिखा जाता है, ठीक है जी। क्लियर है आई थिंक यहाँ पे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी समझने वाली। बाकी तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है। नॉन कैश वाउचर, अब देखो कैश वाउचर के लिए हमने बना दिया था, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हमने कैश वाउचर बना दिए थे, बाकी सारे ट्रांजैक्शन के लिए हम नॉन कैश वाउचर्स बनाते हैं, जिनको हम ट्रांसफर वाउचर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो जी देख लेते हैं। नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश और बैंक, ठीक है, यही समझ लिया हमने। इट हैज द फॉलोइंग डिटेल्स, क्या क्या आता है? एक वाउचर नंबर होगा, ट्रांजैक्शन की डेट होगी, ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा, नरेशन होगा, ये सारी चीजें सेम है। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, देखो वहां पे सिर्फ कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है वो लिखा था, दोनों में से कोई एक अकाउंट आ रहा था, लेकिन इसमें दोनों अकाउंट लिखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि दूसरा अकाउंट वहां पे कोई सा भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट जब हो रहा था, दूसरी साइड कैश थी, वो फिक्स था क्योंकि वो कैश वाउचर था। यहां पे बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हम नॉन कैश वाउचर बनाते हैं, तो इसमें हमें दोनों अकाउंट्स की दोनों अकाउंट नहीं पता कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, दोनों लिखने पड़ेंगे यहां पे। सोर्स डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, बिल्कुल वो तो हमें पता ही था कि उसका एक रेफरेंस नंबर हम यहां पे लिख देते हैं, जिसने बनाया उसके साइन, जिसने ऑथराइज किया उसके साइन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स जिसमें कैश का कोई लेना देना नहीं है, डेप्रिसिएशन आपने बिजनेस में चार्ज किया, फिक्स एसेट्स पे चार्ज किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम वगैरह। मतलब समरी में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, बैंक इन्वॉल्व नहीं है, उसके लिए आप नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर इशू करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इनको ट्रांसफर वाउचर कहते क्यों हैं? क्योंकि इन सभी एग्जाम्पल्स में जो हमने देखा, इसमें कैश का कोई लेना देना नहीं होता, हम बस एक अकाउंट से बैलेंस निकाल के दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, दैट्स इट। इसीलिए इसको ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। नो कैश इज रिसीव्ड और पेड, ओनली द इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर थ्रू अ जनरल एंट्री, इसलिए इसको हम ट्रांसफर वाउचर्स भी कह देते हैं, ठीक है। यह है इसका एक फॉर्मेट, ट्रांसफर वाउचर, जिसको हम नॉन कैश वाउचर भी कह सकते हैं। राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स ने इशू करा है, इसका एक वाउचर नंबर हो गया, अमाउंट हो सॉरी डेट हो गई, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो सब लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना ये गलत लिखा हुआ है, अगर ये पे कर दिया होता, पेड होता, तो फिर कैश वाउचर बनता है। इसके लिए आप ये लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बस सिंपल। यहाँ पे नरेशन गलत लिखी हुई है, वो मैं चेंज करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सोर्स डॉक्यूमेंट का रेफरेंस डाल दिया, टोटल अमाउंट कितना डेबिट करना है कितना क्रेडिट करना है वो डाल दिया, अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो गए, मैनेजर के सिग्नेचर हो गए, और ये हमारा ट्रांसफर वाउचर तैयार। अगेन फॉर्मेट को रटने की जरूरत नहीं है, ये समझो कि एक वाउचर में या एक सोर्स डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप उसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। नॉन कैश वाउचर भी तैयार। अब हम चल रहे हैं अपनी लास्ट कैटेगरी पे, जो कि है कंपाउंड वाउचर। बहुत रेयरली आता है एग्जाम में,
पर समझ लेते हैं यार, 2 मिनट से ज़्यादा हम स्पेंड करेंगे भी नहीं इस पर। देखो, कंपाउंड वाउचर नाम यानी कंपाउंड से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो जब भी कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट्स, उसके लिए कंपाउंड वाउचर बनता है। ठीक है, यूज्ड व्हेन अ सिंगल ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स मोर देन 2 अकाउंट्स इन डेबिट और मोर देन 2 अकाउंट्स इन क्रेडिट, तो उसके लिए हम कंपाउंड वाउचर इशू कर देंगे। टाइप्स ऑफ कंपाउंड वाउचर, डेबिट वाउचर होता है, क्रेडिट वाउचर होता है। देखो यहां पे अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर हमने कैश में भी तो डेबिट और क्रेडिट वाउचर पढ़ा था, बट यार वो अलग था, इसको भी आप रट लो एक बार, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपल है डेफिनेशन समझना, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे एक से ज्यादा डेबिट हो, उसके लिए हम डेबिट वाउचर बनाएंगे। प्रिपेयर्ड व्हेन ए ट्रांजैक्शन कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स बट 1 क्रेडिट, उसके लिए हमारा डेबिट वाउचर बन जाएगा। जैसे कि आपने पेमेंट किया है सैलरी का और रेंट का, इन दोनों को ही आप डेबिट करोगे, यानी एक से ज्यादा डेबिट हो गए, आप इसके लिए डेबिट कंपाउंड वाउचर बना दोगे। इसी तरीके से क्रेडिट वाउचर कब बनता है, जब वहां पे किसी भी ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उस केस में क्रेडिट कंपाउंड वाउचर बनाया जाता है। जैसे कैश मिला हमें डेटर से और स्क्रैप यानी रद्दी को बेचने से, तो उस केस में हम डेटर को भी क्रेडिट करेंगे और स्क्रैप को भी क्रेडिट करेंगे, और एक से ज्यादा क्रेडिट होते ही क्रेडिट कंपाउंड वाउचर इशू कर दिया जाता है। इससे ज्यादा हम टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, बहुत रेयरली पूछा जाता है एग्जाम में, और समझने में इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पढ़ के ही समझ में आ जाता है। एक से ज्यादा डेबिट वाउचर, एक से ज्यादा क्रेडिट वाउचर, ये कैश वाउचर से अलग है। जनरली एग्जाम में क्रेडिट नोट, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, इन दोनों से ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। हमारा चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार क्विकली हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ 8-10 ट्रांजैक्शन से। ठीक है, पहला है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आप अब वीडियो को पॉज करना, आप सोचना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप सोचो कि कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट और कौन सा अकाउंटिंग वाउचर हर एक केस में अप्लाई होगा। ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश सेल के लिए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट था, सबसे पहला हमने पढ़ा था कैश मेमो, बिल्कुल ठीक है जी। अब आपके पास कैश आया है, जब कैश आया है मतलब आप कैश को डेबिट करोगे। ठीक है, कैश को डेबिट करने के लिए हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। अपोजिट हमने पढ़ा था, अपोजिट अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें क्रेडिट वाउचर बना देंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधारी पे माल बेचा, तो उधारी में माल बेचने पर हमने दूसरे नंबर का सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा पढ़ा था, इनवॉइस, जिसको हम बिल भी कह सकते हैं, तो वो यहां पे आ जाएगा। उधारी में माल बेचा गया है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसके लिए हम नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, जो भी हम बोल सकते, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, वो हम वाउचर प्रिपेयर करेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, अब देखो कैश हमारे पास आया है किसी डेटर से पैसा, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें कैश को डेबिट करना है। डेबिट करने के लिए हम क्रेडिट वाउचर, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, हाँ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो रिसीट है, रिसीट को हम इशू करेंगे, राइट। तो रिसीट है ना हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। और अकाउंटिंग वाउचर क्या होगा, अकाउंटिंग वाउचर होगा जब हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे, डेबिट कैश करने के लिए हमें क्रेडिट वाउचर बनाना पड़ेगा, तो यहां पे क्रेडिट वाउचर आ जाएगा। पेमेंट टू ए क्रेडिटर बाय चेक, तो इसमें चेक तो यार लिखा हुआ है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट इसमें चेक होगा हमारा। जब हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश बाहर जा रहा है हमारे बिजनेस से, यानी कि कैश को हमें क्रेडिट करना है, और उसके लिए हमें डेबिट वाउचर इशू करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। रेंट रिसीव्ड थ्रू बैंक, अब देखो हमारे पास रेंट आया है, हमें उसका एक एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, रिसीट होती है, तो हम रिसीट इसके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट बना देंगे। जब हमारे पास पैसा आया है, कैश डेबिट हो रहा है, इसके लिए हम एक क्रेडिट वाउचर इशू कर देंगे। ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड टू द सेलर, देखो हमने गुड्स खरीदे थे, तो क्रेडिटर्स हमारे बुक्स में खड़े हुए होंगे, क्योंकि पैसा देना अभी बाकी है, क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब हमने रिटर्न किए गुड्स, तो क्रेडिट के बैलेंस को कम करना है, इसके लिए एक डेबिट नोट इशू किया जाएगा। देखा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें केस टू केस बेसिस में अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करके पता लगाना होगा कि क्या चीज इशू होगी। इसके लिए एक डेबिट नोट इशू होगा, और ये नॉन कैश वाला ट्रांजैक्शन है, इसलिए नॉन कैश वाउचर इशू हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, देखो इसके लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं, बस एक अकाउंटिंग वाउचर बन जाएगा जो कि नॉन कैश वाउचर होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगेन इसमें कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है,
कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं, सीधा अकाउंटिंग वाउचर बनेगा, वो भी नॉन कैश वाउचर। सैलरी एंड रेंट पेड टुगेदर इन कैश, हमने पे किया है, तो पहले बात तो ये रिसीट हो गई यहां पे। क्यों? क्योंकि जब हमने जिसको भी सैलरी दी है या जिसको भी हमने रेंट दिया है उसकी तरफ से हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, तो वो रिसीट हो गई हमारे लिए, ठीक है। और अकाउंटिंग वाउचर कौन सा बनेगा? अभी हमने जस्ट पढ़ा था, कंपाउंड वाला, एक से ज्यादा डेबिट है यहां पे, सैलरी को भी आप डेबिट करोगे, रेंट को भी आप डेबिट करोगे, इसलिए इसके लिए बन जाएगा कंपाउंड डेबिट वाउचर। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके लिए आपकी हुई होगी इससे, बाकी प्रैक्टिस आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसमें आप जरूर करना, ज्यादा फोकस करना डेबिट नोट क्रेडिट नोट, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर, और मोस्टली आपका चैप्टर यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। चैप्टर समरी की अगर हम बात करें, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सारे 7 तरह के हमने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ लिए थे। अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा सेक्शन हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स का था। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाए जाते हैं मोस्टली, और ये बताते हैं कि डेबिट कौन से अकाउंट को करना है, क्रेडिट कौन से अकाउंट को करना है। कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, कंपाउंड वाउचर, ये 3 तरीके के होते हैं। कैश वाउचर यूज्ड व्हेन कैश और बैंक इज इन्वॉल्व। डेबिट कब करना है? डेबिट वाउचर कब क्रिएट होगा? जब कैश को क्रेडिट करना है, यानी कैश और बैंक का जब पेमेंट हो रहा होता है। क्रेडिट वाउचर यानी कैश को डेबिट करना है जब हमारे पास पैसा आ रहा होता है, कैश और बैंक रिसीट, ठीक है। नॉन कैश वाउचर, बाकी सारे ट्रांजैक्शन के लिए आप नॉन कैश वाउचर बनाएंगे व्हेन नो कैश और बैंक इज इन्वॉल्व। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, डेप्रिसिएशन, ये सारे एग्जांपल हमने पढ़ लिए थे। कंपाउंड वाउचर, एक से ज्यादा डेबिट एक से ज्यादा क्रेडिट जब होते हैं तो उसके लिए कंपाउंड वाउचर इशू किया जाता है। एक से ज्यादा डेबिट है तो डेबिट कंपाउंड वाउचर, एक से ज्यादा क्रेडिट है तो क्रेडिट कंपाउंड वाउचर, ठीक है। की टेक अवे इज एवरी जनरल एंट्री बिगिंस विद सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ अकाउंटिंग वाउचर आप ऐड करोगे और उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री यानी जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है जी। ओके, फाइनल स्लाइड इस चैप्टर की। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है जर्नल एंट्री का। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम इस चैप्टर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहां से प्रॉपर न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है हमारे सिलेबस का। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपको रेगुलर वीडियोस का पता लगता रहेगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।